एक समुद्री सफर जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं वास्को दा गामा की, भारत की खोज की। एक ऐसी खोज जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो मैं हूं वास्को दा गामा, मेरी भूख ने भारत को ढूंढ लिया। सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक नाविक के नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे महाद्वीप की, एक पूरी सभ्यता की तड़प है। एक ऐसी भूख जो उन्हें मौत के सबसे गहरे समंदर में भी धकेलने को तैयार थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये भूख थी किस चीज की? जवाब है मसाले। जी हाँ, मसाले। एक ऐसी चीज, एक ऐसी चाहत जिसके लिए उस जमाने के राजा महाराजा कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। जरा 15वीं सदी की दुनिया को अपने जहन में लाइए। दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ था यूरोप, कड़कड़ाती ठंड, अंधियारी रातें और प्लेट में बेस्वाद उबला हुआ गोश्त। जिंदगी में कोई जायका ही नहीं था। और फिर दूसरी तरफ था हमारा भारत, जहां मसाले किसी जादू से कम नहीं थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे। नहीं, ये तो दौलत और रुतबे की निशानी हुआ करते थे। भारत उस दौर में दुनिया के व्यापार का सेंटर था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। भारत और यूरोप के बीच जो जमीनी रास्ता था ना, उस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। उनका पूरा कंट्रोल था। वो भारत से मसाले कौड़ियों के दाम खरीदते और यूरोप में जाके सोने के भाव बेचते थे। मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे यूरोप के स्वाद को, उनकी जबान को बंधक बना रखा था। और जाहिर है, यूरोप के राजा इस मोनोपोली से बौखलाए हुए थे। तो अब रास्ता बचा तो सिर्फ एक, समंदर का रास्ता। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही नामुमकिन सा था। क्योंकि उस जमाने में समुंदर का मतलब था एक अनजाना, खौफ से भरा इलाका। लोगों को सच में लगता था कि समुंदर में बड़े बड़े दैत्य रहते हैं, और अगर कोई ज्यादा दूर निकल गया तो वो दुनिया के किनारे से सीधा नीचे गिर जाएगा। सोचिए कितना डर रहा होगा। और बस इसी डर और इसी बौखलाहट के बीच शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक, मौत के समुंदर को चीरकर भारत पहुंचने की जिद। जुलाई 1497 जब वास्को द गामा लिस्बन के बंदरगाह से रवाना हुआ तो वहां खड़े लोग रो रहे थे। उन्हें पता था कि यह सफर मौत का सफर है। और हुआ भी वही। कुछ ही हफ्तों में अटलांटिक के भयानक तूफानों ने जहाजों को खिलौनों की तरह उछालना शुरू कर दिया। फिर महीनों बाद स्कर्वी नाम की एक भयानक बीमारी ने क्रू को जकड़ लिया। एक एक करके लोग मरने लगे। लेकिन वो चलता रहा। और आखिरकार तकरीबन 1 साल की जानलेवा मशक्कत के बाद मई 1498 में वो कालीकट के तट पर पहुंचे। इस सफर की भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, 10-10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची लहरें जो जहाज को कभी भी निगल सकती थीं। स्कर्वी से नाविकों के मसूड़ों से खून बह रहा था, दांत सड़कर गिर रहे थे। हर रोज किसी न किसी की लाश को समंदर में फेंकना पड़ रहा था। अब ऐसे में जो नाविक बचे थे, उनका सब्र जवाब दे गया। बगावत होनी ही थी। लेकिन वास्को द गामा एक अलग ही मिट्टी का बना था, जिद्दी और थोड़ा सनकी भी। जब नाविकों ने बगावत करके वापस लौटने की बात की तो पता है उसने क्या किया? उसने जहाज से दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाए और उन्हें समंदर में फेंक दिया। और फिर चिल्लाकर बोला, अब कान खोल कर सुन लो, वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर हम सबकी कब्र बनेगा। बात खत्म। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचे। ये वही जगह थी जिसे एक और एक्सप्लोरर डियाज ने खौफ से केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप नाम दिया था। एक तरह से मौत का दरवाजा। लेकिन द गामा ने जब इस दरवाजे को पार किया तो उसने इसका नाम बदल दिया। उसने इसे नाम दिया केप ऑफ गुड होप यानी उम्मीद की किरण। और यही उम्मीद की किरण थी जो उन्हें आखिरकार उस धरती तक ले गई जिसे उस जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तारीख थी 20 मई 1498, सुबह का वक्त। अचानक हवा के एक झोंके के साथ एक ऐसी महक आई जिसने उन थके हारे मरते हुए नाविकों के होश उड़ा दिए। ये महक थी चंदन की, इलायची की, काली मिर्च की। ये वही नशीली जादुई खुशबू थी जिसके लिए उन्होंने मौत का समंदर पार किया था। जी हां, वो भारत पहुंच चुके थे। पर जब जहाज किनारे लगा और उन्होंने कालीकट की जमीन पर कदम रखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जरा ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो थे महीनों से भूखे, थके हुए, फटे कपड़ों में नाविक, और दूसरी तरफ था कालीकट शहर, आलीशान, दौलतमंद और जिंदगी से भरपूर।
और सबसे मजेदार किस्सा तो तब हुआ जब द गामा की मुलाकात वहां के राजा जमोरिन से हुई। जमोरिन अपने सोने और हीरों से जड़े सिंहासन पर बैठे थे और द गामा ने उन्हें तोहफे में क्या पेश किया? कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के कुछ बर्तन और थोड़ा सा शहद। कहते हैं जमोरिन के दरबारी ये देखकर अपनी हंसी तक नहीं रोक पाए थे। लेकिन जामोरिन वो एक समझदार शासक थे। उन्होंने भारतीय परंपरा निभाई, अतिथि देवो भव। उन्होंने इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें अपने यहाँ व्यापार करने की इजाजत भी दे दी। ये एक ऐसी उदारता थी जो आगे चलकर इतिहास पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। असल में वास्को द गामा ने जो दरवाज़ा खोला था ना, वो सिर्फ व्यापार का दरवाज़ा नहीं था, वो तो आफत का एक पिटारा था, एक पेंडोरास बॉक्स। जब द गामा मसालों से लदे जहाज लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा तो हिसाब किताब लगाया गया और पता क्या निकला? सफर का सारा खर्चा निकालने के बाद भी उसे 60 गुना का प्रॉफिट हुआ था। ये कोई मामूली रकम नहीं थी, ये तो ऐसा था मानो इतिहास का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। और जाहिर है ऐसी खबर छिपती नहीं है, आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। बस फिर क्या था, एक होड़ सी मच गई। हर यूरोपीय देश, हर राजा अब भारत पहुंचना चाहता था। हर किसी को इस खजाने में से अपना हिस्सा चाहिए था। एक पागलपन भरी दौड़ शुरू हो चुकी थी। पुर्तगालियों के ठीक पीछे पीछे डच आ धमके, फिर फ्रांसीसी और आखिर में आए वो जिन्हें इतिहास के सबसे शातिर खिलाड़ी माना जाता है, अंग्रेज। भारत का समुद्री रास्ता अब एक खुला हाईवे बन चुका था। और अब बहुत तेजी से कुछ बदला। वो था इरादा। जिन पुर्तगालियों का जामोरिन ने मेहमानों की तरह स्वागत किया था, अब वो मेहमान नहीं रहे। उन्होंने अपनी व्यापारिक चौकियों को किलों में बदलना शुरू कर दिया, उन पर तोपें लगा दी और समंदर पर अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी। मतलब जो व्यापार के लिए आए थे, अब वो कब्जा करने लगे थे। ट्रेड कॉन्क्वेस्ट में बदल रहा था। भारत का वो तट जो कभी दुनिया भर की संस्कृतियों और व्यापार का गुलजार केंद्र हुआ करता था, अब बारूद की गंध, तोपों की गूंज और गंदी राजनीति के शोर में डूबने लगा। व्यापार के नाम पर लूट का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक भारत की कमर तोड़ कर रख दी। वास्को द गामा ने भारत की जमीन का रास्ता तो खोज लिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भारत की आत्मा को, उसकी उस अजेय स्पिरिट को कभी नहीं खोज पाया। सदियों की गुलामी, इतना शोषण, लेकिन उस आत्मा की आग कभी बुझी नहीं। क्योंकि सच तो यही है कि सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में कैद तो किया जा सकता है, पर उसकी उड़ान को हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ज़रा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह जो हज़ारों सालों से मौजूद है, जहां एक पूरी सभ्यता बसती है, क्या उसे सच में खोजा जा सकता है?